सर मैं बैंक से बात कर रहा हूँ, आपका कार्ड ब्लॉक हो गया है। सर आपको लॉटरी के नंबर बता सकता हूँ। मैडम आपने कॉन्टेस्ट जीता है, बस आपकी बैंक डिटेल्स दीजिएगा। ऑफर ये है कि आपको देने होंगे 20,000 रुपए और 3 महीने में आपको मिलेंगे 40,000 रुपए। फोन और मैसेज पर मिलने वाले ऐसे सभी ऑफर स्कैम फ्रॉड की श्रेणी में आते हैं। बहकावे या लालच में कभी भी ऐसे मैसेजेस, ईमेल व फोन कॉल्स का जवाब ना दें। सावधान रहें और दूसरों को भी सावधान करें। आपकी सतर्कता एवं सावधानी आपको साइबर क्राइम से बचने में मदद कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं आपका होस्ट अजहर शेख। वाचेट के इस स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के हमारे मेहमान हैं उसामा खान, जो सहूलत माइक्रो फाइनेंस सोसाइटी के सीईओ हैं। आप इंडिया में इंटरेस्ट फ्री माइक्रो फाइनेंस थ्रो कोऑपरेटिव मूवमेंट को लीड कर रहे हैं। आप नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर इंटरेस्ट फ्री माइक्रो फाइनेंस की एडवोकेसी भी कर रहे हैं। हमारे आज के टॉपिक फाइनेंशियल स्कैम्स और प्रिवेंशन पर हम उसामा साहब से बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वाचेट। उसामा खान साहब, वाचेट के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। शुक्रिया सर। आजकल एक नई कॉलर ट्यून सुनाई दे रही है जिसमें फाइनेंशियल स्कैम के सिलसिले में होशियार किया जा रहा है, तो ये क्या मामला है, इस पर रोशनी डालिए। जी, तो आप जो कॉलर ट्यून सुन रहे हैं बेसिकली उसमें फिनेंशियल स्कैम को प्रिवेंट करने के लिए लोगों के दरमियान अवेयरनेस फैलाई जा रही है। और आपने देखा होगा कि जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा सोसाइटी के अंदर फैल जाती है तो इस तरह के एक्शंस वो गवर्नमेंट लेती है। आपने ये पोलियो के सिलसिले में भी देखा होगा, अमिताभ बच्चन की आवाज़ आती थी 2 बूंद ज़िंदगी ड्रॉप पीने के लिए। उसके बाद जो है वो पैंडेमिक के ज़माने में आपने सुना होगा। तो आजकल जो है वो फिनेंशियल स्कैम्स वो बहुत ज़्यादा होने लगे हैं और कॉमन मैन जो है वो बहुत ज़्यादा इससे अफेक्टेड हो रहा है। बहुत इसके सिलसिले में कंप्लेंट्स जा रही हैं। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है कि उसने अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये कॉलर ट्यून चलाई है ताकि लोग इसके सिलसिले में विजिलेंट हो जाएं। इस फिनेंशियल स्कैम से रिलेटेड जो कॉल्स आती हैं उसके सिलसिले में विजिलेंट हो जाएं और उनको क्या चीज़ें नहीं शेयर करनी है ऑन कॉल, उसके सिलसिले में लोग अवेयर हो सकें। यही जो है वो कॉलर ट्यून बताती है। फाइनेंशियल स्कैम में क्या कुछ नए पैटर्न्स देखने को मिल रहे हैं जो पहले नहीं थे? आप ये देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का पेनिट्रेशन जो है वो हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा हो गया है। हर आदमी के हाथ में मोबाइल फ़ोन है। फेसबुक और इंस्टाग्राम इस तरह के जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का एक्सेस है। बहुत ही इनोवेटिव तरीके से वो लोगों के पास जा रहे हैं। देखिए, एक तो ये होता था कि आपके पास फ़ोन कॉल आती थी और वो ये कहता था कि आपका जो है वो आपकी कोई लॉटरी निकल गई है ना, वो लॉटरी हासिल करने के लिए आपको एक सर्टेन अमाउंट पे करना है। अब क्या हो रहा है कि वो डायरेक्टली आपसे जुड़ी हुई चीज़ों को स्कैमर्स हिट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपका सेविंग बैंक अकाउंट है तो वो आपको फ़ोन करके कहता है कि आपकी केवाईसी एक्सपायर हो गई है, अगर आपने केवाईसी नहीं किया तो आपका अकाउंट फौरी तौर पे बंद हो जाएगा। उसके लिए जो है वो हम यहाँ से इनिशिएट कर रहे हैं प्रोसेस को, आपके पास एक OTP आएगा, आप शेयर करिए। सिमिलर जो है वो क्रेडिट कार्ड के साथ भी है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड यूजर हैं तो वो आपको फोन करता है कि आपके क्रेडिट कार्ड से एक जो है अनआइडेंटिफाइड पेमेंट हो गया है और क्या आप नहीं किया था। आप घबरा जाते हैं ये सुन करके कि आपके क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हो गया। फिर वो आपसे कहता है कि ब्लॉक करना है, पैसा रिवर्स हासिल करना है तो फौरन OTP शेयर करिए। इस तरह के स्कैम्स कर रहे हैं। कुछ और चीज़ें भी अभी हाल के वक्त में सुनने में आई हैं और आपने कई सारे वीडियोस सोशल मीडिया पे उसके सिलसिले में देखे होंगे कि ख़ास तौर से ओल्ड एज लोगों को, जो टेक सेवी लोग नहीं हैं, उनको टारगेट करके वो डिजिटल अरेस्ट का स्कैम हो रहा है कि साहब आपका जो है वो KYC मिसयूज़ हुआ है, उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं, हम आपको डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं। और फिर वो उनको एक्सप्लॉइट करता है और उनसे जो है वो काफ़ी बड़ी रकम जो है इन लोगों से उसने हटाया है। इसी तरीके से एक स्कैम जो है वो चला कि कुरियर कंपनी से कॉल आ रही है कि साहब आपके नाम से कुरियर बुक हुआ है, उसमें लैपटॉप है, पासपोर्ट्स हैं, कुछ जो है वो ड्रग्स है। मैं जानता हूं कि आप बहुत मासूम हैं, आप इनोसेंट हैं और आपने ये नहीं किया होगा, तो मेरे पास एक तरकीब है आपको बचाने की और मैं पुलिस स्टेशन में कनेक्ट कर रहा हूँ, वहाँ पे
साहब हैं जो मेरे जानने वाले हैं, यानी आप उनसे मिल करके ये चीज़ें सेटल कर सकते हैं। और लोग इसमें फंसे भी हैं, लोग डर की वजह से अपने फंसे हैं और उन्होंने जो है वो कुछ अमाउंट जो है वो ऑनलाइन शेयर भी किया और उसके बाद फिर उसके सिलसिले में कुछ हो नहीं सका। तो इस तरह के स्कैम्स जो है वो स्कैमर्स सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही इनोवेटिव तरीके से हमको हमारी सेविंग्स को लूटने की कोशिश वो कर रहे हैं। ये भी जो अमेजोन और फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स का भी सहारा लेकर लोगों ने जो है स्कैम किया था, जिसका भी अपने मेरे पास भी फोन आया था एक बार कि आप जो है आपने परचेज किया है अमेजोन में और अमेजोन ने एक लकी ड्रॉ कंडक्ट किया है ऐसे यूजर्स का जिन्होंने बहुत अच्छा रिकॉर्ड जिनका रहा है परचेजेस का, तो आपको एक महिंद्रा स्कॉर्पियो जो है वो आपके नाम की लॉटरी निकली है और वो हासिल करने के लिए आपको जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा, फिर वो गाड़ी आपकी हो जाएगी। तो इस तरह के स्कैम्स ये करते रहते हैं और अलबत्ता जो लोग अवेयर हैं तो वो अप्रोप्रिएटली उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। वो ये समझते हैं कि अगर इस तरह की कोई चीज़ है तो उनके साथ प्रॉपरली कम्युनिकेशन होता है। और कोई भी इस सिलसिले में ये बात एक हम हमारे जहन में क्लियर रहनी चाहिए कि किसी भी तरह के अवार्ड रिवॉर्ड करेक्शन या फिर जो है वो किसी तरह के फिनांसिंग, इसमें कोई अपफ्रंट चार्जेस नहीं लिया जाता है। अगर कोई भी फोन पर अपफ्रंट चार्ज किसी यूपीआई पर पे करने के लिए कह रहा है तो आप ये समझ लें कि वो आपके साथ स्कैम कर रहा है। ये एकदम क्लियर बेंचमार्क है, इसको हमें अपने नज़र के सामने रखना चाहिए। कितना भी वो ल्यूक्रेटिव प्रपोजल हो, हमको ये समझना चाहिए कि वो हमारे 10-15 हज़ार रुपए के ऊपर नज़र लगाए हुआ है, वो हमको 15-20 लाख के सामान या रकम की लालच देता है और अल्टीमेटली हमसे 15-20 हज़ार 25 हज़ार ऐड करके वो फिर गायब हो जाता है। फिर आपकी कॉल भी उस फोन पर रिसीव नहीं होगी। आजकल हर चीज़ डिजिटल हो चुकी है, हमारे बैंक अकाउंट्स हो चाहे हमारी शॉपिंग्स हो, सब कुछ डिजिटल हो चुका है। तो डिजिटल फाइनेंस स्कैम को प्रिवेंट करने के लिए लोगों के लिए क्या बेहतरीन प्रैक्टिसेस हो सकती हैं? क्या अवेयरनेस के अलावा कोई टूल्स या तरीके अवेलेबल हैं? जी, बहुत मुनासिब सवाल है और अवेयरनेस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लोगों के दरमियान अवेयरनेस होनी चाहिए। अवेयरनेस इस बात की होनी चाहिए कि जब भी आपको कोई डॉक्यूमेंट मांगेगा, जब भी आपको कोई अवार्ड या रिवॉर्ड मिलेगा, तो वो कंपनी जो है आपसे, कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव आपसे व्हाट्सएप पे वो इंफॉर्मेशन, आपकी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन या फी पे करने के लिए आपको पर्सनल व्हाट्सएप, पर्सनल यूपीआई जो है वो नहीं देगा। ठीक है, तो ये बेसिक अवेयरनेस है जो हम तमाम के दरमियान होनी चाहिए। फिर एक अवेयरनेस ये होना चाहिए कि हमें कितनी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है ना। जैसे मिसाल के तौर पे कोई आपसे ये कहे कि आपका जो है वो क्रेडिट कार्ड ब्लॉक हो गया है, वो आपसे कुछ जनरल इंफॉर्मेशन पूछेगा, बताएगा कि आप अपना नाम कंफर्म करिए, आप अपना एड्रेस कंफर्म करिए। उसके बाद कहेगा कि आप अपने कार्ड को पीछे देखिए, उस पर 3 डिजिट का एक नंबर लिखा होगा, वो बताइए, है ना। उसके बाद वो आपसे कहेगा कि आप OTP बताइए। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि वो जो कार्ड पे लिखा हुआ 3 डिजिट का नंबर है कार्ड के पीछे, वो बहुत ही सीक्रेट नंबर है जो सिर्फ आपको पता होना चाहिए। आप किसी बैंक रिप्रेजेंटेटिव को भी वो शेयर नहीं कर सकते, आप बैंक में जाकर के बैंक के मैनेजर को वो नंबर नहीं शेयर कर सकते। तो इस हद तक जो है वो अवेयरनेस होनी चाहिए। अवेयरनेस इस बात की भी होनी चाहिए कि जब हमें कोई कॉल आती है, फर्ज करें बैंक से कॉल आ रही है, कि बैंक के नाम से कॉल आ रही है कि साहब आपका KYC एक्सपायर हो गया, आपको KYC सबमिट करना है, या इस तरह की कोई भी टेलीकॉम कंपनी से आ रही है जिस सिम कार्ड को हम यूज करते हैं कि आपका जो है वो एक्सपायर हो गया है KYC, या आपको KYC करने की जरूरत है, उस कॉल को आप डिस्कनेक्ट कर दीजिए। हर कंपनी का एक टोल फ्री नंबर होता है। अगर आप बैंक का कार्ड यूज कर रहे हैं तो कार्ड के पीछे भी लिखा होता है। आप उस टोल फ्री नंबर पे कॉल करिए और पूछिए कि रियल इशू आपके बैंक के साथ क्या है, बैंक अकाउंट के साथ क्या है, क्रेडिट कार्ड के साथ क्या है, या फोन नंबर के साथ क्या है। और उस इशू को कंफर्म करने के बाद अगर वाकई जरूरत है कि आपको KYC दोबारा सबमिट करना है या कोई डॉक्यूमेंटेशन आपको सबमिट करना है, तो कोशिश यही करना चाहिए, थोड़ा पेन ले करके, कि हम उन डॉक्यूमेंट्स को फिजिकली वहां पे जाकर के उस ब्रांच में जाकर के सबमिट करें। ये चंद वो चीजें हैं जिनसे हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि हमारे साथ इस तरह का कोई फ्रॉड ना हो। अब मैं आता हूं एक और उसके ऊपर जो फाइनेंशियल स्कैम आजकल हो रहा है। फाइनेंशियल स्कैमर्स जो है वो आजकल लोन का झांसा भी दे रहे हैं जी, है ना, कि फोन करते हैं कि साहब आपका जो है वो 10 लाख का लोन अप्रूव हो गया है, आपका 15 लाख का लोन अप्रूव हो गया है, आपको इंटरेस्ट फ्री लोन मिल रहा है ना। ये बहुत ही लुक्रेटिव प्रपोजल होता है। तो हम
और उस सिलसिले में वो ये करते हैं कि आपका केवाईसी वगैरह मांगते हैं और फिर आपसे ये कहते हैं कि आपका लोन अप्रूव हो गया है और आपको एक फी अपफ्रंट देना होगा। तो आप ये समझ लें कि इस तरह का कोई भी प्रपोजल हो, अपफ्रंट फी कोई भी इंस्टीट्यूशन चार्ज नहीं करता है। जितने भी तरह के फाइल चार्जेस और टैक्सेस, इंश्योरेंस के का जो पैसा होता है लोन को इंश्योर करने का, ये तमाम लोन अमाउंट का हिस्सा बन जाता है और आपकी जो ईएमआईज बनती हैं उन ईएमआईज के साथ वो जुड़ करके आता है। तो अगर कोई भी अपफ्रंट फी मांग रहा है तो आप ये समझ लीजिए स्कैम है, सरासर स्कैम है, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं है। अपने पर्सनल जो आइडेंटिफिकेशन के डॉक्यूमेंट हैं जैसे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, इनको बहुत केयरफुली शेयर करें। आधार के सिलसिले में एक इंफॉर्मेशन ये होती है कि वो मास्क्ड आधार जो है वो इशू करती है गवर्नमेंट, जिसका बहुत लिमिटेड यूज हो सकता है। तो इस तरह के वो हैं स्टेप्स जो लास्ट के 4 डिजिट ही दिखाई हाँ, तो आप जो है इंश्योर कर सकते हैं कि आपके साथ इस तरह का कोई स्कैम ना हो। इंटरेस्ट फ्री सेक्टर काफ़ी अट्रैक्टिव है और इंटरेस्ट फ्री सेक्टर इंडिया के अंदर ग्रो भी हो रहा है। तो स्कैमर्स इस सेक्टर को कैसे टारगेट करते हैं और इस सिलसिले में हमें क्या जानना चाहिए? हाँ देखिए, सबसे बुनियादी जो इन्फॉर्मेशन हमें जानना चाहिए और उसके बाद जो स्कैम हो रहा है मैं वो भी आपको बताऊंगा। जी बिल्कुल। सबसे पहले ये जानना चाहिए कि हिंदुस्तान में इस्लामिक बैंकिंग जैसी कोई चीज नहीं है, इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग जैसी कोई चीज नहीं है। इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है इंडिया का 1949, उसमें जब तक कि अमेंडमेंट नहीं होता है इंटरेस्ट फ्री को के रेगुलेशन को उसमें इंश्योर नहीं किया जाता है। हिंदुस्तान में इंटरेस्ट फ्री बैंक बनना, इस्लामिक बैंक बनना, बिलासूदी बैंक बनना इम्पॉसिबल है। आपने देखा होगा कि आजकल वो फेसबुक पे कुछ वीडियोस चल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई आप इस्लामिक बैंक है और उससे जो है वो लोन लीजिए, इंटरेस्ट फ्री लोन लीजिए, है ना, और लोग उसको कॉल कर रहे हैं और वो प्रपोजल भेज रहा है 10 लाख के लोन का। तो ये सरासर स्कैम है। हिंदुस्तान में इस्लामिक बैंकिंग जैसी कोई चीज नहीं है। ये बात अवेयरनेस के लिए हम तमाम को मालूम होनी चाहिए। मैं इसको बहुत ही यानी दोबारा बहुत ही मजबूती के साथ इस बात को कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में इस्लामिक बैंकिंग जैसी कोई चीज नहीं है, क्योंकि लीगल जो लॉ है, जो लीगल फ्रेमवर्क है इंडिया का, जो लॉ इसको गवर्न करता है, उस लॉ में इस्लामिक बैंकिंग को एस्टैब्लिश करने का प्रोविजन ही नहीं है। अब मैं दूसरी बात की तरफ आता हूं कि इंडिया में इंटरेस्ट फ्री माइक्रो फाइनेंस की एक्टिविटी हो रही है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज के फॉर्मेट में। जी। तो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है वो लेजिटिमेट ऑर्गेनाइजेशन है, वो इंटरेस्ट फ्री माइक्रो फाइनेंस की एक्टिविटीज कर रही हैं। ये जो एक्टिविटी है ये बेसिकली क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है कम्युनिटी बेस्ड इदारा होता है और इसका जो ऑपरेशनल एरिया होता है वो बहुत लिमिटेड ऑपरेशनल एरिया होता है, ठीक है। और उस ऑपरेशनल सिटी लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल का वो डिपेंड करता है कि आपको जो रजिस्ट्रार है उसने कितना अलाउ किया है। कोई कोऑपरेटिव जो है वो तहसील और तालुका लेवल की हो सकती है, कोई कोऑपरेटिव जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल की हो सकती है। जनरली ऑल इंडिया कोई कोऑपरेटिव अब के दौर में नहीं बनती है ना, या कोई ऐसी कोऑपरेटिव जो 2 स्टेट से ज्यादा में काम करने वाली हो, ऐसी कोऑपरेटिव्स भी बनना बंद हो गई हैं। तो आपको और स्टेट एक्ट, इवन स्टेट लेवल पे एक सिंगल रजिस्ट्रेशन से पूरे स्टेट में काम करने के लिए भी अब कोऑपरेटिव को परमिशन नहीं मिल रहा है। तो जनरली जो लार्जेस्ट स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का है। उसमें भी ये बात इंपॉर्टेंट है कि जितने भी कोऑपरेटिव्स हैं, ये कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, ये मेंबर बेस्ड इंस्टीट्यूशन है। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं होता कि कोई कहे कि मुझे लोन चाहिए और वो उठा करके लोन दे देंगे, है ना, लोन अप्लाई करे और लोन दे देंगे, नहीं। उसका एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। सबसे पहले मेंबर बनता है, वहां पे उसके ऑपरेशनल एरिया में रहने वाला आदमी या औरत मेंबर बनते हैं, उसके बाद डिपॉजिट अकाउंट खोलते हैं और फिर ग्रेजुअली वो लोन तक पहुंचते हैं। और हर कोऑपरेटिव का एक ज्यूरिसडिक्शन है। जैसे मिसाल के तौर पे अब एक ब्रांच है जो मिसाल के तौर पे आपके अलबरका में है, तो अलबरका की ब्रांच जो है वो सूरत में जाकर के ऑफर नहीं कर सकती लोन को। फेसबुक पे ये नहीं कह सकती कि भाई सूरत के लोग जो है आप अप्लाई करिए, अलबरका आपको लोन देगा। तो ये बेसिक चीजें हैं जो हमें इंटरेस्ट फ्री कोऑपरेटिव के सिलसिले में समझना चाहिए। तीसरी चीज जो मैं इसमें कहना चाहता हूं वो ये कि कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का जो इकोसिस्टम है उसका पार्ट नहीं है।
बाज़ सर्विसेज हैं जो बैंक के साथ पार्टनर करके, किसी बैंक के साथ पार्टनर करके वो ऑफर कर सकते हैं, लेकिन ऐसी सर्विसेज के जो यूपीआई बेस्ड ट्रांजैक्शन है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, ऐसा कोई भी सर्विस कोऑपरेटिव ऑफर नहीं करती है। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज जो हैं वो ऑनलाइन लोन भी ऑफर नहीं कर सकती हैं, वो भी उनके ज्यूरिसडिक्शन से बाहर की चीज है। ठीक है, तो हमें यह समझना चाहिए कि इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम से, चाहे वो अल खैर हो या अल बरका हो या सहयोग हो या सुविधा हो, इस नाम से अगर कोई ये कह रहा है कि हम जो है वो ऑनलाइन लोन देने वाले ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो गलत कह रहा है। ये तमाम ऑर्गेनाइजेशन जेन्युइन है, लेकिन इनसे, इनके साथ जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किए जाने हैं, उसके लिए ये जरूरी है कि आप उस जगह पे जहां पे उसका ब्रांच है, आप उस जगह के रहने वाले हों। पहले आप उसके मेंबर बनेंगे, डिपॉजिट अकाउंट क्रिएट करेंगे, फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड आप उस कोऑपरेटिव के अंदर बनाएंगे, उसके बाद आप अपने कंजम्पशन और जो है अपने बिजनेस वगैरह एक्टिविटी के लिए लोन ले सकते हैं। उसमें भी एक बात और बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है कि इनकी जो है, इन तमाम इंस्टीट्यूशंस की जो फाइनेंसिंग करने की एक सर्टेन कैपेसिटी है जी। तो माइक्रो फाइनेंस करने वाली कोई भी कोऑपरेटिव इस वक्त 5 लाख रुपए से ज्यादा का लोन नहीं दे रही है। ठीक है, जनरली जो ये देते हैं, जो एवरेज लोन साइज है इनका, वो 70,000 to 1 लाख रुपीज है ना। तो ये 4-5 बातें हैं जो कैटेगरिकली समझना चाहिए। पहली चीज ये कि कोऑपरेटिव मेंबर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ये जितने भी ट्रांजैक्शन करेंगे वो फिजिकली अपने ब्रांच एरिया में ही कर सकेंगे। कोई भी पैन इंडिया ऑपरेशन नहीं है किसी भी कोऑपरेटिव का, कोऑपरेटिव का स्टेट भी नहीं है, इंटर स्टेट भी नहीं है। ट्रांजैक्शन डिजिटल ट्रांजैक्शन, खासतौर से डिजिटली लोन ऑफर करना, ये भी जो है वो मुमकिन नहीं है ना। तो इन सारी चीजों का हमें और स्पेसिफिकली लोन साइज वगैरह का ख्याल रखना चाहिए। और आखिरी बात यह कि कोई भी इंटरेस्ट फ्री कोऑपरेटिव वो कोई अपफ्रंट चार्ज आपसे नहीं मांगती है ना। जैसा मैंने पहले के सवाल में आपके सामने ये कहा कि जो भी सर्विस चार्ज है ना, वो फाइल चार्ज है, वो तमाम लोन अमाउंट का, फाइनेंसिंग अमाउंट का हिस्सा बन जाता है, और फिर वो आपके जो आपकी ईएमआईज हैं वो आप ग्रेजुअली मंथ वाइज उसको पे करते चलते हैं। तो कोई चीज अपफ्रंट उसमें नहीं होती है। आज कुछ लोगों के अंदर एक थोड़ी सी अवेयरनेस ही आई है कि हम जो है इंटरेस्ट फ्री लोन हमें मिल जाए। तो आजकल लोग जाते हैं और गूगल करते हैं, और गूगल के ऊपर जो कुछ भी मिलता है वहाँ जाकर वो लोग इंक्वायरी करते हैं या फिर उसका शिकार बनते हैं। तो उसामा साहब ने जिस तरीके से कहा कि ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स और डिजिटल ट्रांजेक्शन्स कोऑपरेटिव के अंडर में नहीं आता है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इंटरेस्ट फ्री एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी के ताल्लुक से बात की और स्कैमर कैसे टारगेट करते हैं उसके ऊपर भी आपने बात की। तो मेरा सवाल ये है कि अभी अल खैर इस्लामिक फाइनेंस लोन के नाम पर ऑनलाइन स्कैम्स हो रहे हैं, वेबसाइट बनाकर, डिजिटल मार्केटिंग कर इंस्टाग्राम, फेसबुक से लोगों को टारगेट कर रहे हैं। तो इसकी क्या हकीकत है? हाँ, देखिए, ये स्कैम भी हमारे सामने आया है। मैं आपको ना एक लिंक दूंगा, उसको आप फ्लैश करिएगा स्क्रीन पर, ताकि लोगों के सामने जो है वो इस स्कैम के सिलसिले में अवेयरनेस हो। तो ये जो स्कैमर्स हैं, जो अल खैर इस्लामिक फाइनेंस लोन वगैरह कुछ भी एब्सर्ड सा लिख करके वो लोगों को स्कैम कर रहे हैं, ये जो है कम्प्लीटली फ्रॉड है, स्कैम है। और इसमें हो यही रहा है कि वो कहते हैं कि, बताते हैं कि हम इस्लामिक फाइनेंस इंस्टीट्यूशन हैं, वो अपने नैरेटिव में और वेबसाइट पर अप्लाई करें, और लोग जो है वो अप्लाई करते हैं, अपना केवाईसी शेयर करते हैं, उधर से जो है वो अप्रूवल का एक लेटर वो बना करके फेक भेज देते हैं और अपफ्रंट फी मांगते हैं। ठीक है, और आप अपफ्रंट फी पे करते हैं और उसके बाद फिर वो नॉन रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं। तो यही स्कैम जो है वो कर रहे हैं। अल खैर के नाम से दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया में जो मुख्तलिफ इलाकों में काम कर रहे हैं। वो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं कि वो मेंबर बनाते हैं, डिपॉजिट करते हैं, और फिर जो है वो यानी अपने मेंबर्स को ही, अपने अकाउंट होल्डर्स को ही वो लोन देते हैं। तो ये जो आजकल चल रहा है ऑनलाइन अल खैर के नाम से, ये प्योरली स्कैम है। जो जेन्युइन सोसाइटी है वो अपने अपने अल खैर के नाम से वो अपने अपने इलाके में, स्पेसिफिक इलाके में काम कर रही हैं। अल खैर जो है वो जेन्युइन है। अल खैर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, ये जेन्युइन कोऑपरेटिव्स हैं, ये अपने अपने इलाके में काम कर रही हैं, फिजिकली जो है वो सर्विसेज को दे रही हैं। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, लोग इसके मेंबर बनते हैं, इसमें डिपॉजिट अकाउंट खोलते हैं, और उसके बाद ग्रेजुअली वो लोन तक पहुंचते हैं।
ठीक है। और वो ये सारी एक्टिविटीज ऑनलाइन नहीं होती हैं, ठीक है। ये सारी एक्टिविटीज जो है वो वहां पे लोगों को फिजिकली करनी होती हैं। जहां पर ब्रांच है वहीं के लोग उसके मेंबर बन सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि अगर बिहार में कोई कोऑपरेटिव है तो केरला का कोई आदमी उसका मेंबर बन जाएगा, या केरला से कोई आदमी ऑनलाइन अप्लाई करके लोन ले लेगा। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, ये प्योरली स्कैम है। तो जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं वो जेन्युइन है। जो ऑनलाइन आपको दिखाई दे रहा है, जो लोन ऑनलाइन ऑफर कर रहा है आपको, वो कंप्लीटली स्कैम है। तो ये जो ऑनलाइन कर रहे हैं ये उनके नाम के ऊपर दूसरे स्कैमर्स और फ्रॉडस्टर हैं जो कर रहे हैं। हाँ, ये स्कैमर्स हैं जो जेन्युइन कोऑपरेटिव्स का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ। तो देखिए ये फ़र्क है कि कुछ सोसाइटीज़ जो हैं वो जेन्युइन है, लेकिन जेन्युइन सोसाइटीज़ के नाम का इस्तेमाल कर ऑनलाइन इस्लामिक फाइनेंस का नाम यूज़ करके लोगों को ठगा जा रहा है। डिजिटल स्कैम की अवेयरनेस को लेकर काफ़ी बातचीत हुई और काफ़ी सारे पॉइंट्स आ चुके हैं। तो उसामा साहब, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा ऐसी कुछ चीज़ जो आखिरी में आप जाते जाते अपने वैल्यूएबल इंसाइट्स और एक्सपीरियंस अगर कुछ शेयर करना चाहते हो तो कीजिए। आखिरी चंद बातों के तौर पर जो बात मैं यहाँ पर हाईलाइट कर सकता हूँ वो ये कि स्कैमर्स जो है वो बेसिकली बहुत ही लुक्रेटिव आइडिया के साथ हमारे सामने आता है और हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन को चुराने की कोशिश करता है। उसके ज़रिए से हमें फिनेंशियल नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, या फिर हमारे पास वो एक ऐसे खूबसूरत और ल्यूक्रेटिव आइडिया के साथ आता है जिसमें हमको ये लगता है कि हमको बहुत कुछ मिल रहा है, ठीक है। तो इस सिलसिले में हमको बहुत अवेयर भी रहने की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की भी ज़रूरत है। जैसा कि मैंने पिछले सवाल के जवाब में आपसे कहा था कि आपको कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो बगैर वेरीफाई किए नहीं शेयर करना, यानी केस को वेरीफाई किए बगैर नहीं शेयर करना है। टोल फ्री नंबर पे कॉल करिए उन कंपनीज के, बैंक्स के, और उनसे कंफर्म करिए कि वाकई में कोई इशू है, कोई ऑफर है। अगर कुछ रियल है, बैंक का इशू कुछ रियल है या फोन की कंपनी का कुछ इशू रियल है और आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने की ज़रूरत है, तो डॉक्यूमेंट जो है वो फिजिकल हमको सबमिट करना चाहिए। किसी भी केस में वो कितना भी अर्जेंसी महसूस हो रही हो, किसी भी थर्ड पार्टी के व्हाट्सएप पर कोई भी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन का डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड या इस तरह का कुछ भी, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह वगैरह, बैंक की कोई इंफॉर्मेशन, ये जो है वो किसी भी थर्ड पार्टी के पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे नहीं शेयर करना चाहिए। बहुत ज़्यादा गुंजाइश होती है इस बात की कि वो मिसयूज हो जाए वो डॉक्यूमेंट। बैंक ट्रांजैक्शन के सिलसिले में या किसी भी ट्रांजैक्शन के सिलसिले में आपको ओटीपी कभी भी शेयर नहीं करनी है। ओटीपी आप ये समझ लें कि वो आप किसी लिंक को एक्सेस कर रहे हो, उस केस में ओटीपी जनरेट हुई हो, वो ओटीपी आप ही यूज कर सकते हैं, है ना। आपको किसी थर्ड पार्टी को वो कोई भी लिंक एक्सेस करा के, ओटीपी जनरेट करा के, उसको ओटीपी शेयर करके किसी चीज को एक्टिवेट नहीं करना है। जनरली फोन के जरिए से जो फ्रॉड्स होते हैं बैंक अकाउंट से जुड़े हुए या क्रेडिट कार्ड से जुड़े हुए, उसमें यही होता है कि वो आपके बाज़ पर्सनल इंफॉर्मेशन का एक्सेस उसे हासिल हो जाता है और फिर वो ओटीपी के जरिए से आपके बैंक अकाउंट को खाली कर देता है। तीसरी चीज इसके सिलसिले में ये कि कुछ स्कैम्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको बहुत बड़े प्रॉफिट का वादा किया जाता है। आपसे ये कहा जाता है कि 6 महीने में आपके पैसे डबल हो जाएंगे या 1 साल में आपके पैसे डबल हो जाएंगे। तो ये समझ लें कि पूरी दुनिया में कोई ऐसी स्कीम नहीं है जो रियल बिजनेस, कोई ऐसा नहीं है जो आपके इन्वेस्टमेंट को डबल कर दे, है ना, 5 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में। आप देखेंगे जितने भी कंपनीज के जो ट्रैक रिकॉर्ड्स हैं तो 15%, 16%, 18% ऐसा रिटर्न शॉर्ट टर्म गेन का लालच देकर वो शॉर्ट टर्म गेन का या बहुत बड़े किसी गेन का लालच देकर करते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। वो इस्लामिक फाइनेंस के नाम पे हो रहा हो या कन्वेंशनल फाइनेंस के नाम पे हो रहा हो, आपको ये समझना चाहिए कि ये कंप्लीटली जो है वो स्कैम है। और आखिरी बात इसके सिलसिले में ये कि कोई भी ऑफर हो आपको, वो जो है किसी इनाम के सिलसिले में किया जा रहा हो कि आपको स्कॉर्पियो गाड़ी मिल रही है या आपको कोई बहुत बड़ी सी फ्रिज 4 डोर की मिल रही है या आपको 5 लाख का लोन मिल रहा है या 10 लाख का लोन मिल रहा है, इस तरह के किसी भी ऑफर में
अपफ्रंट फी नहीं ली जाती है, यानी कोई भी कंपनी जो है वो आपसे अपफ्रंट फी की डिमांड नहीं करती है। अगर कोई भी किसी ऑफर के अगेंस्ट में आपसे अपफ्रंट फी मांग रहा है, यानी एडवांस में फी मांग रहा है, एडवांस में कोई चार्जेस मांग रहा है, तो ये समझ लें कि ये कंप्लीटली फ्रॉड है और स्कैम है। ये था आज का स्पेशल एपिसोड बात चैट पर, जिसमें आप सुन रहे थे उसामा खान को फाइनेंशियल स्कैम्स और उसके प्रिवेंशन पर। उम्मीद करते हैं ये एपिसोड आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा और आप अपने आप को फाइनेंशियल स्कैम से महफूज रख पाएंगे। शुक्रिया।